ऑलराइट। सो गाइज, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस में ये बात प्रूव भी कर चुका हूँ कि डायरेक्टली यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो है रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आप नए लर्नर हैं तो आपको बता दें कि हमारा ये डेली पीवाईक्यू का इनिशिएटिव है और ये डे 24 में हम आ चुके हैं। और अब तक हम 2021 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को और 2020 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं। ये हमारा 2023 का पॉलिटी पार्ट अभी चला हुआ है। ये एक पीवाईक्यू रहा है, सॉरी, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में जो है, राइट, इंडिया में हमने अडॉप्ट किया हुआ है एंड वन इन विच, राइट, सिंपल ये आपसे पूछ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन। पहला बोल रहा है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। देखो, जब भी आपको, राइट, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए और आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि इनमें से मोस्ट फेडरल फीचर कौन सी चीज़ है, राइट, तो ऐसी चीज़ों में आपको एक अप्रोच यूज करनी होती है, द अप्रोच ऑफ फिटिंग स्केयर पिग इन अ राउंड होल। राइट, आपने एक राउंड होल बनाना होता है कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी है, राइट, तो एक राउंड होल बना दो कि इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम और इन ऑप्शंस को इसमें फिट करने की कोशिश करो, जो फिट बैठेगा वही आपका आंसर होगा। कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, नो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है बट ऐसा तो नहीं होता है, सिंपल बात। देन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, स्टैंड बाय मोड में रखो, सही लग रहा है। एंड गवर्नमेंट इज एनेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, देखो, uh, इसे भी अभी स्टैंड बाय मोड में रखो। एंड डी, गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म, नो, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसे हटा दो, ऐसा तो नहीं होता है इंडिया में गवर्नमेंट रिमूव हो सकती है, इसे भी हटा दो। देन इन दोनों में आपने कंपैरिजन करना है कि गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम, नो, देखो, इंडिया में लोग इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को डायरेक्टली, यस, बट क्या लोग इसे रिमूव कर रहे हैं सरकार को? नो, मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की डिस्क्रिप्शन तो नहीं है। एटलीस्ट बेटर डिस्क्रिप्शन आपको ये लगती है कि गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, दिस इज द बेटर डिस्क्रिप्शन। और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंश्योर करने की कुछ डिवाइसेस है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे देर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे देर इज क्या कहते हैं, देर इज अ प्रिंसिपल ऑफ of collective responsibility, etc., right, and there is the answerability of executive towards the legislature, etc. ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को इंडिया में इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट आता है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टली रिपीटेड, ये बहुत बार रिपीट हुआ है सीडीएस के क्वेश्चंस में, सीपीएफ के क्वेश्चन में एंड इवन यूपीएससी के क्वेश्चंस में। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स वेलफेयर स्टेट, डेफिनेटली इट इज the DPS space, right, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जिसमें वेलफेयर स्टेट की बात की है, वेलफेयरिज्म की बात की है, लोगों के वेलफेयर करने की बात की है, राइट, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की हुई है एंड इक्वल वेजेस की बात की हुई है, राइट, एंड स्टेट की असिस्टेंस इन मैटर्स of public, I mean in matters of unemployment, in case of unemployment state की असिस्टेंस उन्हें मिले, इन सब चीज़ों की बात की है, दिस इज DPSP। देन कम्स कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर, यहीं पे ये गलत होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इज अ जुडिशियल इन्वेंशन गाइस, राइट, जुडिशियल innovation in India, and it is not defined anywhere, neither by judiciary. Judiciary has also not defined basic structure of the constitution, it has just given this doctrine, and this doctrine is expanding, right, from time to time it has been expanded under various cases, Minerva Mills case, right, and then right, it originated in Keshwananda Bharti case, as you all know, 1973, and then Minerva Mills case, it got expanded, and then many other cases, Kyoto Holohan case, etc., etc., and then your IR Coelho case, etc., etc. These are landmark judgments जिसमें कि इसको expand किया गया, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, etc., etc., etc. ये सब आपके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। आप मुझे बताएंगे कि क्या नाइन्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या
ये जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी डिस्क्रिप्शन। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज। नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग एज पर यूपीएससी डिस्क्रिप्शन। ऑल्दो मैनी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्होंने एकदम से एक हवा बना दिया था कि ये स्टेटमेंट सही होगी, हालांकि देयर वाज ओनली वन पॉलिटी टीचर, राइट, सरमद सर, इन बायजूस आईएएस, जितना मुझे मालूम है। तो उन्होंने ये बात कही थी, उस टाइम पे भी कही थी कि नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड आपने आगे के लिए भी ये बात याद रखनी है, व्हेन देयर इज समथिंग मेंशन्ड, यहाँ से आपने एक बात सीखनी है कि जब यूपीएससी इन्वर्टेड कॉमास में कोई चीज लिखे, इट मीन्स यूपीएससी इज आस्किंग यू कि क्या ये बात मेंशन है, प्रोवाइड्स फॉर, क्या ये बात मेंशन्ड है। अगर इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते तो इसकी सेंस अलग हो जाती, याद रखना ये बात, राइट। इन्वर्टेड कॉमास रिफ्लेक्ट कि वो चीज जो है उसी सेंस में मेंशन्ड होगी कहीं पे, समझ रहे हो। सो व्हेन दे आर गिविंग यू ए रेफरेंस कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर, डिफाइंस एक्सेट्रा, इट हैज टू बी डिफाइंड एंड इट हैज टू बी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द सेम टेक्स्ट एंड विद द सेम सेंस, राइट। तो यहाँ नाइदर वन नॉर टू आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। अगेन, इंडिया में देयर इज अ ब्यूरोक्रेसी, इंडिया के कंटेक्स्ट में ही ये पूछा गया है। एंड यहाँ पे ये इतनी सारी बातें लिखी गई है। पहला कि एजेंसी, राइट, पहली यहाँ पे देखें कि एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगेन, क्या आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इतना छोटा मानते हो कि आप ब्यूरोक्रेसी को, आई मीन क्या इंडिया में ब्यूरोक्रेसी इतनी पावरफुल है कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइडन करे। समझ रहे हो आप बात को। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स कि आप सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर रहे हो पार्लियामेंट के लिए, राइट। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वाइडन करने का अगर रोल आप ब्यूरोक्रेसी को दे दोगे, इट मीन्स ब्यूरोक्रेसी इज बीइंग प्लेस्ड एट एन ओवर आर्चिंग प्लेस, राइट। एक सुप्रीम प्लेस में आप रख रहे हो कि भैया पार्लियामेंट को वाइडन करना, पार्लियामेंट के रोल को वाइडन करना भी किसका काम हो गया, ब्यूरोक्रेसी का। नो, नॉनसेंस स्टेटमेंट। एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। अगेन, क्या, अगेन ये फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल देयर वर many resolutions. For example, there was Anandpur Sahib resolution, there were Raz Mannar committee, etc etc। इन्होंने रिकमेंड किया था, इवन इन्होंने डिमांड की थी कि ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इसको हटाया जाए क्योंकि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। सेंटर का कंट्रोल स्टेट पे इस्टेब्लिश हो रहा है थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, राइट। तो ये हटा दो, राइट। अपने पेरिफेरल नॉलेज को यहाँ लगाओ। टफ क्वेश्चन है डेफिनेटली अगर आप पेरिफेरल नॉलेज को अप्लाई नहीं करते हो। एंड एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन, क्या ब्यूरोक्रेसी तो इंडिया में 1947 से है, इवन उससे पहले भी है। क्या इसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में लाई? आपने देखा होगा कि 1997 के बाद 1999 तक इंडिया में देयर वाज ह्यूज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेसी तो उस वक्त भी थी। सिंपल बात, ब्यूरोक्रेसी का काम थोड़ी ना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या फिर गवर्नमेंट को स्टेबल बनाना, नो। तो इसकी एकदम एक्यूरेट आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। देन कम्स की प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज a part of constitution but has no legal effect, not a part of constitution has no legal effect, part of constitution and has same legal effect as any other part of constitution but has no legal effect independently of other part। ये है इसका राइट आंसर। आप मुझे बताएंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस, एंड इट कैन बी अमेंडेड, यस, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही है, ये कौन से केस में, राइट, ये कौन से केस में ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और फ्यूचर के लिए रेफरेंस। अगेन, क्वेश्चन वो इसी चीज से पीछे से लेकर के जो भी आज हमने 4-5 क्वेश्चन देखे, आपने देखा होगा कि ये कुछ चीजों से आ रहे हैं, प्रियम्बल से आ रहे हैं, डीपीएसपी से आ रहे हैं, बस सेट पैटर्न है, कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, फेडरलिज्म से आ रहे हैं, राइट। इन सब चीजों से ही आ रहे हैं विद रेफरेंस टू द प्रोविजन। अगेन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डीपीएसपी, राइट। अगेन ये क्वेश्चन भी एक ही साल के ये क्वेश्चन हैं, अगेन डीपीएसपी से आ गया, पीछे भी हमने देखा डीपीएसपी से क्वेश्चन था। तो कुछ ही पॉइंट्स, कुछ ही चीजें ऐसी है पॉलिटी में जिसपे आपको हाई बहुत ज्यादा फोकस रखना है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दे शैल बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। ये एकदम गलत बात है। आप मुझे बताएंगे
कि कौन सा वो आर्टिकल है, राइट, कौन सा वो आर्टिकल है जिसमें ये एक्सप्लिसिटली बात लिखी गई है कि दे आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। और आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ऐसा कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर फंडामेंटल ड्यूटीज डिक्लेयर्ड एज एज नॉन जस्टिशिएबल? राइट, डीपीएसपीज आर डिक्लेयर्ड एज नॉन जस्टिशिएबल, आर फंडामेंटल ड्यूटीज डिक्लेयर्ड एज सच? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड देन दे शैल नॉट बी एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। अगेन ये दोनों जो है ना, ये एक दूसरे के एंटी स्टेटमेंट्स है। यहाँ पूछा है करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी है। इट मीन इन दोनों में से कोई एक तो करेक्ट होना ही है। अगर वन करेक्ट नहीं है तो टू तो करेक्ट होनी ही है, क्योंकि ये इसकी उल्टी है। बिल्कुल सही बात। वन को हटा दो, वन को हटा दो, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। द प्रिंसिपल ले डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉज बाय द स्टेट। ये बात भी एकदम सही है, और ये बात भी उसी आर्टिकल में लिखी हुई है एक्सप्लिसिटली, जिस आर्टिकल में ये बात डिक्लेयर की है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। आप मुझे बताएंगे कि वो आर्टिकल क्या है? अगर आपने लिख दिया है तो आर्टिकल 37 जाकर के एक बार जाके पढ़ लेना। और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिक्लेयर फंडामेंटल ड्यूटीज एज नॉन जस्टिशिएबल। लेकिन एक बात और आपने कमेंट में बतानी है कि कैन फंडामेंटल ड्यूटीज बी एनफोर्स्ड? I'm talking about enforcement. I'm not talking about enforced in the court of law. No, I'm talking about if I give you a statement कि fundamental duties are non enforceable, then वो statement सही होगी या गलत, या आप मुझे comment section में analytical manner में बताएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। आई होप ये लेक्चर्स आपकी प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। कीप मोटिवेटिंग गाइस, योर कमेंट्स आर ऑलवेज मोटिवेटिंग मी, एंड थैंक यू सो मच। इफ एनी सजेशंस डू मेंशन इन द कमेंट, एंड बताइए कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। अच्छी लग रही है तो डू मी अ फेवर, मन करे तो मतलब शेयर कर लेना। एंड अगेन अनअकैडमी पे आप मेरे साथ बिल्कुल, आजकल हम इकोनॉमी के पीवाईक्यू वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साइंस एंड टेक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। आप मेरे साथ अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री में ये सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। एंड अटेंड करने के लिए लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके फॉलो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।